नमस्कार, मैं अजीत सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती परीक्षाओं के बारे में। टीए भर्ती परीक्षाओं के लिए एसके पब्लिकेशन की ये हमारी 3 बुक हैं। जनरल ड्यूटी के लिए ये बुक है। ये 50 पेपर्स का एक मॉडल पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस के आधार पर है। ये आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान की हमारी बुक है। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन व थ्योरेटिकल पोर्शन दे रखा है। आज के इस सेशन में हमें बायोलॉजी के टॉपिक के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र पाचन या डाइजेशन का मतलब होता क्या है? हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो कैसा फूड होता है? भी कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल भोजन होता है। इसे सरल भोजन में तोड़कर शरीर को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यानी जटिल भोजन को सरल भोजन में तोड़ने की क्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन या डाइजेशन कहलाती है। और इसके अंदर जो जो भी अंग भाग लेते हैं उन्हें पाचन तंत्र कहा जाता है। ध्यान रखना है, जटिल भोजन को सरल भोजन में तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है। पाचन के अंदर हमें ध्यान रखना है, एक आहार नाल होगा और एक पाचक ग्रंथियां होती है। आहार नाल और पाचक ग्रंथियों में से क्वेश्चन पूछे भी, आहार नाल एलिमेंट्री जो कैनाल होगा इसकी लंबाई कितनी होती है? आहार नाल के भाग कौन कौन से होते हैं? और पाचक में सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होंगी? तो ध्यान रखना है भी, पाचक ग्रंथियां। आहार नाल एलिमेंट्री जो कैनाल होगा इसकी लेंथ पूछे कितनी होती है? तो ध्यान रखना है लगभग 8 से 10 मीटर होती है। 30 से 32 फीट या ऑप्शन में मिले आपको 800 सेंटीमीटर। आहार नाली के भाग कौन कौन से होंगे? तो ध्यान रखना है, मुख। इस मुख गुहा में हम 2 संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, एक तो दांत के बारे में और दूसरा जीभ के बारे में। सेकंड संरचना फेरिंग्स होता है, ग्रेसनी होता है। तीसरा हमें याद रखना है एसोफेगस, ग्रास नली या फूड पाइप। इसके बाद हमारा भोजन आमाशय के अंदर, आमाशय से छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से बड़ी आंत के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और नेक्स्ट जो संरचना होगी भी गुदा या एनस होती है। पाचक ग्रंथियां भोजन के पाचन के अंदर सहायता करने वाली ग्रंथियां जो एंजाइम्स का निर्माण करती हैं। तो ध्यान रखना है कौन कौन सी ग्रंथि होगी? लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय या पेनक्रियाज। ये भोजन के पाचन में सहायता करने वाली ग्रंथियां जो कि एंजाइम्स का निर्माण करती हैं। पढ़ते हैं इन सभी के बारे में। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपने रोज की दिनचर्या से अलग रहता है। साथ ही अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट से क्लियर कर सकता है। इसके लिए एक उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करें जहां पर उसको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यह विद्यार्थियों को स्मार्टफोन
रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव जी की नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो टेरिटोरियल आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी करवाते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमज़ोर विषयों की जानकारी लेते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के लिए अलग से बैच चल रहे हैं। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ध्यान रखना है भी। आहार नाल के भाग कौन कौन से होंगे? मुख गुहा, इसके अंदर दूषण रचनाएं पढ़नी हमें। आमाशय से हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के अंदर जाएगा। छोटी आंत के चारों ओर बड़ी आंत और एक इसमें जाकर एनएस के अंदर। यहाँ पे एक पत्ते जैसी जो संरचना होती है वो कौन सी होगी भाई? अग्नाशय होती है। और इस साइड लीवर, और लीवर के नीचे ही क्या पाया जाता है? थैली नुमा संरचना पित्ताशय होता है। मुख गुहा, मुख गुहा में हमें पढ़ना है दांते और जीभ के बारे में। नेजल कैविटी और बेकल कैविटी जिस स्थान पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे उसे कहा जाता है ग्रेसनी। ग्रास नली, जे आकार की संरचना होगी इसे आमाशय कहा जाता है। अग्नाशय होगा पेनक्रियाज। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके चारों ओर बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। एनएस होगा भी गुदा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लीवर होती है। यहीं पे एक थैली जैसी संरचना गॉल ब्लैडर पित्ताशय होती है। इन सभी के बारे में पढ़ना है। भोजन के जो पाचन की जो शुरुआत होती है भी डाइजेशन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है। और मुख से केवल किसका डाइजेशन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का, वो भी पार्शियली डाइजेशन होता है, आंशिक डाइजेशन होता है। उसके बाद हमारा भोजन किसके अंदर पचता है? पे ध्यान रखना है। आमाशय के अंदर, पेट के अंदर जाएगा। पेट के बाद भोजन किस में जाएगा? छोटी आंत के अंदर। इन सभी पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुख के बारे में। तो मुख से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है? पाचन की शुरुआत कहां से होगी? तो ध्यान रखना है मुख से। शुरुआत मुख से होती है। मुख के अंदर भोजन के पाचन की शुरुआत करने वाली जो संरचनाएं होंगी दांत होती है। पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दांत से पूछे, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना है भी, दांतों का अध्ययन है ओडेंटोलॉजी। दांत होंगे दो प्रकार के होंगे भी। एक स्थायी दांत होते हैं, एक अस्थायी दांत होते हैं। जीवन में सबसे पहली बार कौन से दांत आते हैं? अस्थायी दांत आते हैं। तो क्वेश्चन पूछे भी, जीवन में पहली बार आने वाले दांत अस्थायी दांत है, या इन्हें कहा जाता है दूध के दांत। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुल दांत कितने होते हैं? वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ये जो 32 होंगे कार्य और संरचना के आधार पर अलग अलग होते हैं। तो ध्यान रखना है,
कार्य और संरचना के आधार पर जो दांत होंगे ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कार्य व संरचना के आधार पर दांत 4 प्रकार के होंगे। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं तो ध्यान रखना है। कृंतक दांत होता है, दूसरा होगा रदनक, तीसरा प्रकार होता है अग्रचौर्णक, फोर्थ होगा चौवर्णक। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। इनके जो फंक्शन होंगे वो भी हमें ध्यान रखना है और इनकी संख्या से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान रखना है भाई। कृंतक जो दांत होते हैं इनका कार्य क्या होता है? भोजन के अंदर जो कटिंग करने में सहायता करते हैं, यानी भोजन को काटने में सहायता करते हैं, भोजन को काटने में सहायता करते हैं। रदनक होंगे भोजन को चीरने व फाड़ने में सहायता करते हैं। तीसरा है अग्रचौर्णक, ध्यान रखना है भोजन को चबाने में, और इनका कार्य क्या होगा भाई? भोजन को पीसने में व मिलाने में, लार के साथ मिक्स करने में सहायता करने वाले दांत कौन से होते हैं? चौर्णक दांत होते हैं। नेक्स्ट इनसे पूछ लेता है इनकी संख्या कितनी होती है। ध्यान रखना है दंतसूत्र इस फॉर्मूले से, दंतसूत्र से बच्चों के अंदर जो दंतसूत्र होता है वो, और एक वयस्क मनुष्य का दंतसूत्र, बच्चों के अंदर दंतसूत्र 2102 और वयस्क मनुष्य के अंदर होगा भाई 2123। यहाँ पे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर दांतों के हमें ध्यान रखना है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो बच्चों के अंदर कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? संख्या 0 किसकी है? प्रीमोलर की। वयस्क मनुष्य के अंदर दांतों की संख्या ध्यान रखना है तो कितनी हो जाएगी भी? इंसीजर जो दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होगी? तो हमें ध्यान रखना है इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। प्रीमोलर होंगे इनकी संख्या भी कितनी होती है? 8 होती है। लेकिन कैनाइन जो होंगे इनकी संख्या 4 होती है और मोलर होंगे इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है दांतों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? दांतों का इनेमल होता है। क्वेश्चन पूछे कि दंत क्षय होते हैं, ये कब होते हैं? मानव मुख का पीएच मान कितने से कम होने पर दंत क्षय होते हैं? मुख का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है भाई जीभ से जीभ होती है, इसका फंक्शन क्या होता है? कार्य क्या होता है? भोजन के स्वाद का पता लगाने का कार्य
कौन करता है? जीभ करती है। जीभ के अंदर कौन सा भाग होगा, वो कैसे टेस्ट का पता लगाता है? तो हमें ध्यान रखना है भाई, जीभ के जो सबसे आगे वाला जो भाग होगा ये कैसे स्वाद का पता लगाएगा, मध्य वाला भाग कैसे स्वाद का पता लगाता है, किनारों वाला भाग होगा ये कैसे स्वाद का पता लगाता है। अगर जो भाग होगा ये मीठेपन का पता लगाता है, पश्चे जो भाग होगा ये कड़वापन का पता लगाता है, ये जो हिस्सा होता है ये खट्टेपन का पता लगाता है, और किनारे वाले जो भाग होते हैं ये नमकीनी स्वाद का पता लगाते हैं। मुख के अंदर ही कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? लार ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन पूछे मानव मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो हमें ध्यान रखना है मुख के अंदर कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। मानव मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथि पाई जाती है। ये जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं मुख के अंदर, ये कौन कौन सी होती हैं? तो ध्यान रखना है हमें, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, और तीसरी जो होती है वो कौन सी होगी? सबलिंगुअल। इनमें से सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, गाल के अंदर कान के नीचे पाई जाती है। सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि होगी वो जबड़े में पाई जाती है, और सबलिंगुअल सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, ये जीभ के नीचे पाई जाती है। लार के अंदर क्वेश्चन पूछे भी प्रतिदिन लार का स्त्रावण कितना होता है? तो ध्यान रखना है लार का जो स्त्रावण होगा प्रतिदिन वो कितना होता है? प्रतिदिन लार स्त्रावण है वो लगभग कितना होता है? 1.5 लीटर होता है। लार का पीएच मान पूछे कितना होता है? तो भोजन ग्रहण करने से पूर्व लार का पीएच मान लगभग 6.35 से 6.85 के लगभग होता है। लार के अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं हमें ध्यान रखना है भाई, कौन कौन से एंजाइम लार के अंदर पाए जाते हैं? तो लार के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम है लाइसोजाइम, ये क्या कार्य करता है? जो जीवाणु होते हैं हानिकारक उन्हें नष्ट करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? लाइसोजाइम एंजाइम करता है। दूसरा जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम होता है, ये इसे एमाइलेज एंजाइम कहा जाता है। टाइलिन जो एंजाइम होता है इससे क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य, स्टार्च होगा इसे माल्टोज में तोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन एंजाइम करता है। तो क्वेश्चन पूछे भी मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन एंजाइम में करता है। मुख में भोजन की अवस्था क्या कहलाती है? तो हमें ध्यान रखना है एक पॉइंट है, मुख में भोजन की अवस्था बोलस कहलाती है। मुख से किसका पाचन प्रारंभ हुआ? कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। इसके बाद नेक्स्ट संरचना ग्रेसिनी होती है, फेरिंग्स होता है। ध्यान रखना है नेजल कैविटी नाक वाली और एक होती भी बेकल कैविटी मुख वाली, जिस स्थान पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उसे ही क्या कहा जाता है? ग्रेसिनी कहा जाता है। यहीं पे एक ढक्कन रूपी संरचना पाई जाती है
जिसे ही क्या कहा जाता है भी, एपिग्लूटिस कहा जाता है। एपिग्लूटिस होता है ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ध्यान रखना है, नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर का साउंड बॉक्स से भी क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, मानव शरीर का या मानव का साउंड बॉक्स किसे कहते हैं? तो लैरिंक्स होता है, इसे मनुष्य का साउंड बॉक्स कहा जाता है, जबकि पक्षियों का साउंड बॉक्स किसे कहा जाता है? सीरिंग्स को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे ग्रसनी के अंदर किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो यहां पे किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन या पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसके बाद भोजन नली के अंदर चला जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है भी, ग्रास नली कहा जाता है, फूड पाइप कहा जाता है, एसोफेगस कहा जाता है। यहाँ पे भोजन की कर्मानुकुंचन गति होती है, किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछे भी भोजन की कर्मानुकुंचन गति कहाँ पर होती है? ग्रास नली के अंदर होती है। और ये ग्रास नली होती है, ये किसके अंदर जाके खुलती है? आमाशय के अंदर जाके खुलती है, स्टोमक के अंदर जाके खुलती है। तो नेक्स्ट संरचना हम पढ़ते हैं आमाशय के बारे में। आमाशय या स्टोमक से हम क्वेश्चन क्या क्या ध्यान रखने हैं? पहला क्वेश्चन हमें इसे ध्यान रखना है भी, इसकी आकृति कैसी होती है? तो आमाशय की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के जैसी होती है। आहार नाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसका सबसे चौड़ा भाग भी कौन सा होता है? आमाशय होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है? आमाशय होता है। आमाशय के अंदर जो भोजन होता है वो कितने समय के लिए ठहरता है? लगभग 3 से 4 घंटे के लिए ठहरता है। और यहाँ पे जो भोजन होता है भी, उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो आमाशय के अंदर भोजन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है, आमाशय के अंदर ही जो ग्रंथियां पाई जाती है, इसकी दीवारों के ऊपर वो कौन सी होती है भी? जठर ग्रंथि होती है। और जठर जो ग्रंथि होती है, ये किसका निर्माण करती है? जठर रस का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन जठर रस से पूछा हुआ क्वेश्चन है, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो पीएच मान होता है वो हमें ध्यान रखना है, कितना होगा? 1.2 से 1.4 होता है। यानी प्रकृति कैसी हो गई? यहाँ पे इसकी अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आमाशय के अंदर पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? पूछा हुआ क्वेश्चन भी। तो आमाशय में अम्ल कौन सा होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसका कार्य क्या होता है? ये भोजन को सड़ने से रोकता है। और इनएक्टिव फॉर्म के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, उन्हें एक्टिव फॉर्म के अंदर कौन कन्वर्ट करता है? HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। आमाशय के अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होंगे वो कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना है भी, आमाशय के अंदर जो एंजाइम होंगे वो कौन कौन से पाए जाएंगे? एक तो होता है पेप्सिन, और सेकंड कौन सा होता है? रेनिन होता है। प्रोपेप्सिन को प्रोरेनिन, ध्यान रखना है भी, प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन इसे पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में बदलने का कार्य भी कौन करता है? HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। इनका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है? तो ये जो पेप्सिन होता है ये किसके पाचन में सहायता करता है?
प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, और रेनिन होता है ये दूध के अंदर पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तो ये दोनों जो एंजाइम होंगे ये किसके पाचन में सहायता करते हैं? प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हुआ? आमाशय से प्रारंभ होता है। आमाशय के अंदर भोजन की अवस्था क्या कहलाती है? तो हमें ध्यान रखना है, आमाशय में भोजन की अवस्था कायम कहलाती है। इसके बाद हमारा भोजन किसके अंदर चला जाता है? छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्वेश्चन पूछे छोटी आंत से आहार नाल होगा, एलिमेंट्री जो कैनाल होता है इसका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत होगा, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, और इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर के लगभग इसकी क्या होगी भी लंबाई होती है। छोटी आंत होती है, इससे पॉइंट हमें ध्यान रखना है भी भोजन का पूर्ण जो पाचन होता है वो कहाँ पे होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। भोजन का सर्वाधिक जो पाचन होता है वो भी किसके अंदर होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। छोटी आंत होते हैं, इसके कितने भाग होंगे? तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, और 3 भाग छोटी आंत के कौन कौन से होते हैं? तो हमें ध्यान रखना है, डेडुनम, जेजुनम, और तीसरा कौन सा होता है? इलियम होता है। कई बार क्वेश्चन आपको छोटी आंत ना दे के क्वेश्चन ऑप्शन दे देता है भाई भोजन का सबसे ज्यादा पाचन किसके अंदर होता है? तो ध्यान रखना है, ग्रहणी भाग के अंदर भोजन का क्या होता है भी? सर्वाधिक पाचन होता है। और यहीं पे ध्यान रखना है भी छोटी आंत के अंदर ही भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। इसके बाद हमारा भोजन किसके अंदर चला जाता है? तो ध्यान रखना है, हमारे ब्लड के द्वारा प्रत्येक कोशिका के अंदर चला जाता है और शरीर को ऊर्जा देता है। बड़ी आंत से क्वेश्चन पूछे बड़ी आंत की लंबाई कितनी होगी? तो ध्यान रखना है, इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। फंक्शन क्या होगा इसका? कार्य क्या होता है? तो हमारे शरीर के अंदर जल का अवशोषण कौन सी आंत करती है? बड़ी आंत करती है। पॉइंट हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा हो, क्वेश्चन में मानव शरीर का अल्प विकसित या अवशेषी अंग किसे कहा जाता है? तो अब विकसित या अवशेषी अंग कौन से कहा जाता है? अपेंडिक्स को। नेक्स्ट संरचना हम पढ़ते हैं अग्नाशय के बारे में, पेनक्रियाज के बारे में। क्वेश्चन पूछे मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है, या दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पेनक्रियाज होती है, अग्नाशय होती है। अग्नाशय के अंदर ही क्या होता है भी? पूर्ण पाचक रस होता है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है। अग्नाशय कैसी ग्रंथि होती है? यह मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी कि यह हार्मोन से और एंजाइम्स दोनों का स्त्रावण करती है। अग्नाशय ग्रंथि के अंदर ध्यान रखना है, कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है लैंगरहैंस का द्वीप। लैंगरहैंस द्वीप, क्योंकि इनकी जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी? लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। और वो कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो हमें ध्यान रखना है भी अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल्स होती है।
अल्फा जो कोशिका होती है ये किसका स्त्रावण करती है? ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण करती है। बीटा जो कोशिका होती है ये किसका स्त्रावण करती है? इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। सोमेटोस्टेनिन। और ये किसका करती है? एंजाइम का करती है। तो इसलिए इसे ध्यान रखना है, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्त्रावण करती है। इसे क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ से कि हमारे शरीर के अंदर ध्यान रखना है भी, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज शरीर को ऊर्जा देता है और अतिरिक्त जो एनर्जी होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है? तो ध्यान रखना है भी, इंसुलिन करता है। इंसुलिन हार्मोन होता है। अब क्वेश्चन 2 पूछ लेता है यहाँ से कि मानव शरीर में भोजन का जो संचय होता है वो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है भी? भोजन का संचय होता है। और ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का जो संचय होता है मेनली कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होता है, यकृत के अंदर होता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ लेता है? यदि हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? या मानव शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ध्यान रखना है, यदि इंसुलिन हार्मोन के अंदर कमी होगी तो जाहिर सी बात है भी ग्लूकोज का जो स्तर होता है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ब्लड के अंदर यदि ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो इसे ही क्या कहा जाता है? मधुमेह कहा जाता है, डायबिटीज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहां से पूछा हुआ क्वेश्चन है भी, इंसुलिन के टीके की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना है, बेटिंग वह इन्हीं के शिष्य कौन थे? चार्ल्स बेस्ट थे। जिन्होंने क्या की थी? इसके टीके के खोज की थी। अभी जिस दिन हम व्रत करते हैं या भूख हड़ताल के ऊपर रहते हैं उस दिन हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो किससे मिलती है? यह जो ग्लाइकोजन होगा वापस किसके अंदर टूट जाता है? ग्लूकोज के अंदर। और इसे तोड़ने का कार्य कौन करता है? हार्मोन होगा, ग्लूकागोन हार्मोन होता है। नेक्स्ट इससे हमें ध्यान रखना है भाई, अग्नाशय जो रस होता है इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो रस या जूस का निर्माण किया जाता है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में सहायता करता है। इसलिए इसे पूर्ण पाचक कंप्लीटली डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। और ये जूस किसके अंदर डाल दिया जाता है? छोटी आंत के अंदर। और वहीं पे भोजन का क्या होता है भी? पूर्ण पाचन कंप्लीटली डाइजेशन होता है। तो ध्यान रखना है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं? तो अग्नाशय रस के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम हमें ध्यान रखना है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और थर्ड जो एंजाइम होता है वो कौन सा होगा भी? लाइपेज। एमाइलेज जो एंजाइम होता है ये किसके पाचन में सहायता करता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। ट्रिप्सिन होगा ये प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। और लाइपेज होगा भाई ये वसा के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है यकृत के बारे में, लीवर के बारे में। ध्यान रखना है भी, लीवर, यकृत, इसे कहा जाता है जिगर, कलेजा। चारों नाम हमें ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार आर्मी भर्ती परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। तो इससे क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान रखना है? सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना है भाई,
इसका जो अध्ययन होता है वो हिपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत, ध्यान रखना है भी, हमारे शरीर का सबसे भारी आंतरिक अंग होता है, वो कौन सा होता है? यकृत होता है। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत होता है। ओवरऑल पूछे भी सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है तो त्वचा होती है। आंतरिक यदि पूछे तो कौन सा होता है? यकृत होता है। तो यकृत होगा भी सबसे भारी अंग होता है, बड़ा होता है। इसकी वेट लगभग होता है 1.5 से 1.7 केजी के लगभग होता है। यकृत से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, सबसे ज्यादा पुनरुत्पादन भवन की क्षमता, यानी हमारे शरीर का कौन सा अंग होता है जो सबसे जल्दी ठीक हो जाता है? तो लीवर ऐसा अंग होता है जो सबसे जल्दी रिकवर कर लेता है अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है भी, हल्के भूरे रंग की ग्रंथि, भूरे रंग की ग्रंथि, तो ये भी कौन सी होती है? लीवर होती है, यकृत होती है। यकृत से नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीरोसिस बीमारी का संबंध किससे होता है? तो सीरोसिस जो बीमारी होगी भी, ये किसके अंदर होती है? यकृत के अंदर होती है। और क्यों होती है? ये अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने के कारण, अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने के कारण लीवर सिरोसिस हो जाता है, यकृत सिरोसिस से हो जाता है। यकृत से ही क्या करेगा भी, ध्यान रखना है, यूरिया का निर्माण कौन करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन करता है? लीवर करता है, यकृत करता है। हमारे शरीर के अंदर ध्यान रखना है, बिलीरुबिन का निर्माण व बिलीवर्डिन का निर्माण, इसके अलावा पित्तरस का निर्माण, ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है भी, पित्तरस का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। लेकिन इसका संचय कौन करता है? स्टोरेज कौन करता है? गॉल ब्लैडर करता है, पित्ताशय करता है। पित्तरस किस में सहायता करता है? भोजन के पाचन में सहायता करता है। इसके अलावा ब्लड का निर्माण भी, आरबीसी ब्लड सेल होती है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है, वो भी कौन करता है? लीवर करता है। हिपेरिन का उत्पादन भी कौन करता है? लीवर करता है, यकृत करता है। इसके अलावा प्रोटीन्स होते भी, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, इनका निर्माण भी कौन करता है? लीवर करता है। इसीलिए मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी किसे कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। केमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। ध्यान रखना है, पित्तरस का संचय कौन करता है? पित्ताशय करता है, गॉल ब्लैडर करता है। और पित्तरस किस में सहायता करता है? भोजन के पाचन में सहायता करता है। अब हमें पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षा के अंदर बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? हमने पढ़ा भी अभी, पाचन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, कार्बोहाइड्रेट के
पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है भी वो कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है। और मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? तो मैंने एंजाइम पढ़ा था अभी, वो तो कौन सा होगा? टाइलिन जो एंजाइम होगा वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे भी, अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? अस्थायी दांतों के मिल्क टीथ के दांतों की संख्या कितनी होती है? हमने पढ़ा था इनकी संख्या कितनी होगी भाई? 20 होती है। यदि कुल पदार्थ पूछ लेता तो इनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। और अस्थायी की कितनी होती है? 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे भी आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो आमाशय के अंदर अम्ल कौन सा पाया जाता है? आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ध्यान रखना है, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? गैस्ट्रिक जो जूस होता है इसका पीएच मान कितना होता है? तो जठर रस का पीएच मान कितना होगा? 1.2 से 1.4 होता है। अम्लीय प्रकृति का होता है। भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पे होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा भी, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? तो भोजन का भी सबसे ज्यादा पाचन होता है, डाइजेशन होता है, वो कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? छोटी आंत के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले, मानव शरीर का अल्प विकसित अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का अल्प विकसित अंग कौन सा होता है? हमने पढ़ा भी अपेंडिक्स होता है, यह मानव शरीर का अल्प विकसित अंग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, हल्के भूरे रंग की ग्रंथि कौन सी है? या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ध्यान रखना है भी, यकृत होती है, लीवर होती है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, मानव शरीर का सबसे भारी या बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? लीवर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? लीवर, यकृत होता है। एसके पब्लिकेशन की ये हमारी बुक है भाई,
आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी व स्टडी मटेरियल से उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इसे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।